हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज से हमारा जो यूनिट 5 है, उस यूनिट 5 में हम लोगों के जो जो चैप्टर हो गए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया है, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो गया है, इलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया है। मतलब तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय हो गया है, रासायनिक नियंत्रण समन्वय हो गया है, शरीर द्रवों का परिसंचरण हो गया है और उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन या फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कंप्लीट हो गई है। हमारे इस टाइप से इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस यूनिट में हमारे 2 चैप्टर और बचे हैं। उन दोनों चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर बचे पहले मैं आपको बता दें। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन बचा है और सेकंड बचा है हमारा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है ना। आज उसमें से ये 2 जो चैप्टर बचे हैं, उसमें से आज मैं आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोगों को पूरा इंसान का, मनुष्य का स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है, कंकाल तंत्र पढ़ना है। इसके अलावा हमारे जो मसल्स होती है हमारी बॉडी में, वो मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है ना। और हमारे जो स्केलेटन सिस्टम होता है या हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है ना। तो चैप्टर के 2 पॉइंट है। सबसे पहले उन दोनों पॉइंट का अपने को मीनिंग पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है आपका मूवमेंट और सेकंड पॉइंट है लोकोमोशन। जब इन दोनों पॉइंट का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं गति एवं प्रचलन। ठीक है ना। तो मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर, मतलब किसी एक विशिष्ट स्थान पर हमारे बॉडी पार्ट्स में जो एक्टिविटी होती है, उसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है ना। मूवमेंट जो रहती है, मूवमेंट ब्रिंग्स अबाउट लोकोमोशन। पहले गति होती है अंगों में और गति के बाद प्रचलन होता है। इन दोनों एक्टिविटी का जो मेन एम है, जो मुख्य लक्ष्य है, वो दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि कोई भी एनिमल है ना, और ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लोकोमोशन। मूवमेंट तो प्लांट में भी होती है, गति पौधों में भी होती है, बट उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, उनमें प्रचलन नहीं होता है। क्योंकि प्लांट जो रहते हैं वो स्टेगनेंट रहते हैं, वो स्थिर रहते हैं एक ही जगह पर उनके जो अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स, उनमें मूवमेंट जरूर होती, गति होती। ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है फिक्स्ड है, हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम 1 इंच ना तो दूसरे एनिमल की बात करेंगे और ना उनके बारे में समझेंगे। पुराने जो सिलेबस था उसमें इनवर्टिब्रेट एनिमल और वर्टिब्रेट एनिमल और उसमें फिर ह्यूमन बींग, सबके अंदर मूवमेंट एंड लोकोमोशन था। पर चूंकि अब हमारी यूनिट की हेडिंग है मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वी शेल स्टडी ओनली मस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग एंड स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। मतलब हम मनुष्य का पेशी तंत्र और मनुष्य का कंकाल तंत्र पर ही पूरा फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो मेरा आपको ये दोनों पॉइंट का मीनिंग समझाने का मेन पर्पस ये था कि आपको जब तक ये दोनों शब्द का अर्थ ना पता होगा, तब तक आप ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों कोई एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करता है। तो लोकोमोशन या मूवमेंट जो रहते हैं, उसके स्पेसिफिक पर्पज होते हैं, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सबसे पहला लोकोमोशन का जो ऑब्जेक्टिव है या जो उद्देश्य है, वो है इन सर्च ऑफ सेफ प्लेस, मतलब सुरक्षित
स्थान की तलाश में। कोई भी एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकोमोशन करता है अपने लिए एक सेफ प्लेस या सुरक्षित स्थान या सुरक्षित आवास की तलाश के लिए। ठीक है ना, ये लोकोमोशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है। सेकंड होता है भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, है ना। मतलब कोई एनिमल है वो एक पर्टिकुलर किसी जगह पर किसी हैबिटेट में है और वहां पर देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब वहां भोजन की उपलब्धता नहीं है। ऐसी कंडीशन में वो एनिमल उस प्लेस पर लोकोमोशन करेगा, उस स्थान पर जाएगा जहां पर उसे भोजन उपलब्ध हो, फूड अवेलेबल हो। ठीक है। और तीसरा होता है इन सर्च ऑफ ब्रीडिंग पार्टनर, मतलब जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, अपने लिए सुटेबल मेट की तलाश में, है ना। ये तीन मेन पर्पज होते हैं लोकोमोशन के, तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं प्रचलन के। पहला होता है सुरक्षित आवास की तलाश में, इन सर्च ऑफ सेफ हैबिटेट। सेकंड है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। और तीसरा होता है इन सर्च ऑफ ब्रीडिंग पार्टनर या मेट की तलाश में, मतलब जनन के लिए। ये तीन मेन पर्पस के लिए कोई भी एनिमल लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है ना। अब हम ह्यूमन बीइंग की बारे में बात करते हैं कि जो इंसान का जो स्केलेटल सिस्टम होता है और आपका जो मस्कुलर सिस्टम होता है, पेशी तंत्र होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो मनुष्य का जो कंकाल होता है, मतलब अपना जो ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटन होता है, वो दो भागों में बंटा होता है। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाह्य कंकाल होता है, वो स्किन और स्किन के डेरिवेटिव से मिलकर बना है, मतलब त्वचा और त्वचा के जो व्युत्पन्न है, मतलब त्वचा से क्या क्या निकले होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में त्वचा से बाल निकले होते हैं और नाखून निकले होते हैं। दूसरे एनिमल में हॉर्न भी होते हैं, सिंग भी होते हैं। ठीक है। तो जो मेन हमारा जो एक्सोस्केलेटन है उसमें स्किन हो गई, और एंडोस्केलेटन हमारा जो है वो मिलकर बना होता है बोन्स और कार्टिलेज से, मतलब अस्थि और उपास्थि से। ठीक है ना। क्योंकि एक्सोस्केलेटन के बारे में आपके कोर्स में पहले था, अब वो हटा दिया है, तो अपन इसके ऊपर भी फोकस नहीं करेंगे, स्किन के ऊपर। अब हम लोग टोटल फोकस काय के ऊपर करेंगे, एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल के ऊपर, जो कि दो टिश्यू से मिलके बना है, दो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है, जिनको हम लोग बोन्स और कार्टिलेज कहते हैं, हिंदी में अस्थि और उपास्थि कहते हैं, है ना। 11th क्लास में इन दोनों में डिफरेंस भी पूछते हैं, अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है। ठीक है ना। तो मनुष्य के अंदर जितनी भी बोन्स होती है, वो बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इंसान के अंदर 206 होती है, 206 हड्डियां होती है। और ये 206 हड्डियां जो रहती है, इन 206 हड्डी के ऊपर एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और पाया जाता है। उस सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कार्टिलेज करते हैं। ठीक है ना। तो एट द अपर लेयर ऑफ द बोन्स, मतलब हड्डियों के ऊपर उपास्थि या कार्टिलेज पाई जाती है। इसके अलावा कार्टिलेज हमारी बॉडी में एक्सटर्नली भी पाई जाती है, जैसे ये अपना ईयर पिन्ना है, ये भी कार्टिलेज, यहाँ पे कोई बोन्स नहीं है, बट ये कार्टिलेज है। ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा नाक जो है, हमारी नाक में जो दो नेजल से जो नेजल कोष है, मतलब जो नेजल सेक है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं नासा कोष हिंदी में, वो दोनों नेजल सेक जो रहते हैं एक सेप्टम जैसी स्ट्रक्चर से सेपरेट रहते हैं अलग अलग। उस सेप्टम जैसी स्ट्रक्चर को हम लोग नेजल सेप्टम या नासा पट्ट कहते हैं, वो भी इटसेल्फ कार्टिलेज है जो हमारी नाक के अंदर रहता है। इसके अलावा हमारा जो ये ट्रेकिया वाला जो रीजन है, जहां पर ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होती है ना, ये भी कार्टिलेज की कैटेगरी में आती है। तो ये चार आपके जो सुपरफिशियल
जो आपकी बॉडी में, अपनी इंसान की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक तो ईयर पिन्ना हो गया, एक आपका नेजल सेप्टम हो गया, एक आपका ग्लोटिस हो गई और एपिग्लोटिस हो गई। ये हमारे चार कार्टिलेज के, अगर आपसे कोई पूछे तो चार आप सुपरफिशियल इनके नाम बता सकते हो। इसके अलावा कार्टिलेज जो रहते हैं उनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जो हम आगे जाकर इस चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। तो जो बोन्स होती है, वो हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है, वो कठोर और दृढ़ होती है, मतलब बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड, ठीक है ना। और जो उपास्थि होती है वो कोमल और मुलायम होती है, मतलब बोन्स कार्टिलेज आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। समझ में आया, पहला डिफरेंस है। जो बोन्स होती है वो बोन्स ऑस्टियोसाइट्स सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब इनकी जो कंस्ट्रक्टिव सेल्स रहती है, मतलब जो इनकी निर्माणात्मक कोशिकाएं रहती है, वो ऑस्टियोसाइट्स होती है। वो जो कार्टिलेज होते हैं, वो कार्टिलेज जो रहते हैं वो आपके कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल से मिलकर बने होते हैं। जो बोन्स होती है उनके मैट्रिक्स में, बोन्स के मैट्रिक्स में ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जो बोन्स होती है वो बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और जो कार्टिलेज होता है उसकी स्टडी को कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। जो बोन्स होती है उन बोन्स के अंदर गहरी केविटी होती है, उस गहरी केविटी को हम लोग बोन मेरो कहते हैं। हालांकि दिस बोन मेरो इज नॉट फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ बोन्स, सभी प्रकार की अस्थियों में नहीं पाई जाती, बट जो हमारी बॉडी की जो मेजर लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फीमर है, ह्यूमेरस है, इन बोन्स के अंदर एक होलो केविटी होती है, एक खोखली गुहा होती है। उस खोखली गुहा को या होलो केविटी को हम लोग बोन मेरो कहते हैं, और उस बोन मेरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन या रक्त का निर्माण होता है, ठीक है ना। और कार्टिलेज के अंदर इस टाइप की होलो केविटी नहीं प्रेजेंट होती। जो बोन्स होती है उनके अंदर उनका जो सबसे बाहरी जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग पेरी ओस्टियम कहते हैं, और जो आपकी कार्टिलेज होती है उसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। जो बोन्स होती है उसमें इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस की प्रक्रिया होती है। इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस का अर्थ ये होता है द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, मतलब रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहते हैं, जो कि बोन्स में होता है। और क्योंकि बोन्स में इसलिए होता है, अभी मैंने आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर बोन मेरो पाया जाता है। जो आपके कार्टिलेज होता है, उपास्थि होती है, उसमें इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस की प्रक्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेरो केविटी का अभाव होता है, मतलब उसके अंदर मज्जा गुहा नहीं पाई जाती, ठीक है। जो अस्थियां होती है उन अस्थियों के अंदर हेवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और जो कार्टिलेज होती है उनके अंदर हेवर्सियन सिस्टम अपसेंट होता है। हेवर्सियन सिस्टम क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप का एक सिस्टम होता है जो हमारी बोन्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें बोन्स के अंदर लेक्यूना पाई जाती है। उन लेक्यूना के अंदर जो ओस्टियोसाइट सेल्स रहती है, उन ओस्टियोसाइट सेल से फाइबर से ऐसे प्रोसेस निकले होते हैं, और उन प्रोसेस के द्वारा दीज सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। और उस लेक्यूना के अंदर ये कंसेंट्रिक रिंग में एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, दिस हेवर्सियन सिस्टम इज नॉट फाउंड इन ऑल ह्यूमन बोन्स, ये सभी हड्डियों में नहीं पाया जाता।
और ये क्यों होता है? इट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द बोन्स, मतलब हड्डियों को भी न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग हमारे फूड आइटम के थ्रू कैल्शियम लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं, ये कैल्शियम फास्फोरस जो से मिनरल अल्टीमेटली हमारी बोन्स के अंदर डिपॉजिटेड हो जाते हैं, विच मेक्स आवर बोन्स हार्ड एंड रिजिड, जो हमारी अस्थियों को कठोर और दृढ़ बनाते हैं। जो कार्टिलेज होती है उस कार्टिलेज के अंदर हेवरसियन सिस्टम्स का अभाव होता है, ठीक है। तो ये आपके मेजर डिफरेंस हो जाएंगे, मुख्य अंतर हो जाएंगे किसमें? बोन्स और कार्टिलेज के अंदर, अस्थि और उपास्थि में, ठीक है ना। बोन्स के वाले कॉलम में आप दो एक एग्जांपल लिख दो तो बहुत ही बेस्ट है। जैसे हड्डियों में अगर आप एग्जांपल लिख दो फीमर, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है ना। कार्टिलेज में आप लोग लिख दो ईयर पिन्ना, है ना। इसके अलावा आप लिख दो नेजल सेप्टम, इसके अलावा ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ये आपके काय के एग्जांपल्स हो जाएंगे, कार्टिलेज के एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। अस्थि और उपास्थि में प्रमुख अंतर लिखिए, राइट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर अनेक बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मनुष्य जो रहता है उसका एंडोस्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना है, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना है, और उनमें क्या मेजर डिफरेंस है भी है वो स्टडी। अब हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है, जो हमारा अंतःकंकाल होता है, जो कि मेनली बोन से मिलकर बना होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं हमारी बॉडी में? तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारे कंकाल तंत्र का होता है, इट गिव्स ए प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, ठीक है ना। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य होता है इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यह गति और प्रचलन में सहायक होता है। तीसरा, यह हमारे शरीर के जो कोमल अंग है, जैसे हृदय, फेफड़े, लीवर, इनकी सुरक्षा करता है, मस्तिष्क और भी, है ना। मतलब इट प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा, ठीक है ना। और जो आपका तीन फंक्शन हो गया, चौथा फंक्शन हो जाएगा जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, क्योंकि हमारे कंकाल तंत्र में, मनुष्य का कंकाल तंत्र में 12 जोड़ी रिप्स पाई जाती है, जिनको हम लोग पसलियां कहते हैं। और जो रिप्स होती है दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय इंटरकोस्टल मसल्स, और ये इंटरकोस्टल मसल्स जो रहती है दे हेल्प इन ब्रीदिंग, मतलब ये श्वासोच्छ्वास में सहायता करती है। तो एक ये फंक्शन भी हो जाएगा हमारे कंकाल तंत्र का कि यह हमें श्वासोच्छ्वास में या ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने में हेल्प करेगा, मतलब इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। इसके अलावा मैंने अभी आपको बोन्स और कार्टिलेज में जब डिफरेंस समझाया था, तब आपको एक पॉइंट आया था उसमें, दोनों में डिफरेंस में, कि बोन्स जो रहती है उनके अंदर बोन मेरो पाई जाती है, और बोन मेरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो बोन मेरो हमारा मेजर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है, हमारा मुख्य रक्त का निर्माण करने वाला अंग है। तो ये बोन्स जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इट हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, ये हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है, मतलब इट हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ये मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन करता है, मतलब खनिज लवणों का संग्रहण करने का कार्य भी हमारा स्केलेटल सिस्टम करता है, ठीक है ना। तो ये स्केलेटल सिस्टम के हमारे या कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य हो जाएंगे। क्या क्या कार्य हो गए? पहला कार्य क्या हो गया? ये हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स ए डेफिनेट शेप टू अवर बॉडी। सेकंड क्या हो जाएगा? यह गति एवं प्रचलन में सहायता करता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तीसरा क्या हो जाएगा? शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, इट प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी
बॉडी के अंदर ये रक्त का निर्माण करता है, इट हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। इसके अलावा यह खनिज लवणों का संग्रहण करता है, इट हेल्प्स इन डिपोजिशन ऑफ या एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के या हमारे कंकाल तंत्र के मुख्य मुख्य कार्य हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी अपन ने कहा अपन पूरा फोकस काय पे कर रहे हैं, एंडोस्केलेटन पे, अंतःकंकाल पे। तो हमारे अंतःकंकाल में, हमारे एंडोस्केलेटन में टोटल 206 हड्डियां होती है, ठीक है ना। और ये 206 हड्डियां जो मिलकर हमारी बॉडी में दो टाइप का एंडोस्केलेटन बनाती है। हमारा एंडोस्केलेटन या हमारा अंतःकंकाल भी दो भागों में बटा होता है। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, जिसको हम लोग अक्षी कंकाल कहते हैं, और दूसरा होता है उपांगी कंकाल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। और इन दोनों स्केलेटन की मिलाकर हमारी बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती है। उसमें एक्सियल स्केलेटन में हमारी टोटल बोन्स होती 80, और जो उपांगी कंकाल होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, उसमें टोटल बोन्स की नंबर होती 126, 126 और 80 को यदि हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये टोटल बोन्स हो जाएगी हमारी 206। इन 206 बोन्स में फीमर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है, सबसे लंबी अस्थि है, और स्टेपस जो कि हमारे मिडिल ईयर के अंदर हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपस, ठीक है ना। तो हमारा जो ये एक्सियल स्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों मिलकर हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं या अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। तो यदि अगर आपसे पूछे कि अंतःकंकाल कितने भागों में बटा होता है, तो दो भागों में बटा होता है, अक्षी कंकाल और उपांगी कंकाल। अक्षी कंकाल में एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ जाता है, पूरा हमारा हेड रीजन आ जाता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। और उपांगी कंकाल में हमारे दोनों हैंड्स, दोनों हाथ आ जाते हैं, है ना, और दोनों हाथ और दोनों पैर, और ये हमारा पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, है ना, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। इन चारों रीजन की मिलाकर टोटल 126 बोन्स होती है। एक हाथ में, अकेले इस हाथ में 30 हड्डी है, अगे इस हाथ में 30 हड्डी है, 60 हड्डी तो केवल हाथों में हो गई। इसी प्रकार दोनों पैर की मिलाकर 60 हड्डी है, 60 और 60 120 हो गई। और 6 हड्डी जो रहती है हमारे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में होती है, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से 126 बोन्स हमारे हाथ और पैर और पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में पाई जाती है ना। और जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें हमारा ये हेड आ जाता है, क्रेनियम, पूरा फेस आ जाता है, पूरा मतलब यहाँ से जाता है कि खोपड़ी बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में स्कल कहते हैं। इसके अलावा हमारी वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, है ना, समझ में आया कि इसकी मिलाकर टोटल जो बोन्स होती है वो टोटल बोन्स होती है 80, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स होती है, ये बोन्स सेपरेट नहीं होती, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग अंतःकंकाल कहते हैं या एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, हड्डी हड्डी से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है, मतलब बोन्स connect with bones through a connective tissue known as ligament, while a bone is connected to cartilage or muscles via tendon। मतलब अस्थि उपास्थि से और मांसपेशियों से टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछते वन वर्ड में, अस्थि अस्थि से किस संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है, विच कनेक्टिव टिश्यू डस कनेक्ट बोन्स टू बोन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा लिगामेंट। और विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन टू कार्टिलेज एंड मसल्स, कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों को उपास्थि और मांसपेशियों से जोड़ेगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेंडन। तो इस प्रकार से ये हमारे छोटे छोटे दो क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब इस पोर्शन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आते हैं जॉइंट्स, ठीक है ना।
वो जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के होते हैं। एक फिक्स्ड जॉइंट होते हैं जिनको हम लोग इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अलचीली संधियां, है ना, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। एक होता पार्शियल मूवेबल जॉइंट, मतलब आंशिक चल संधि, जिनमें मूवमेंट तो होती है बट पार्शियल होती है, आंशिक होती है। और एक होती है मूवेबल जॉइंट, जिनको हम लोग हिंदी में चलन संधि या चल संधि कहते हैं, ठीक है ना। और ये मूवमेंट जो लास्ट वाली जो है ये फिर 5 टाइप की होती है। एक होती गेंद और प्याला संधि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। दूसरा होती कब्जा संधि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं। तीसरा होता आपका सैडल संधि। उसके अलावा होती ग्लाइडिंग या फिसलन संधि। और एक होती है धुरी संधि या पाइवट जॉइंट, है ना। इन जॉइंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं, है ना, हम ये सब चीजें कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।